दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पिछले क्लास में मानव अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो मानव अधिकार है क्या? दोस्तों मानव होने के नाते हमें जो भी अधिकार प्राप्त है उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल अधिकार जो है मानव को नागरिक होने के नाते देश या राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मानव अधिकार होता है ये किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? मानव अधिकार की सार्वभौम उद्घोषणा, ठीक है, जो कि 1948 में अंगीकृत किया था और उसमें जो है 30 अनुच्छेद थे। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अनुच्छेद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक बार पढ़ लेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 18 में क्या है? इसमें है विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अपने विचार रख सकते हैं, आपकी अपनी चेतना है और आपको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में है मत, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता। इसमें आप अपने मत है, आपकी अभिव्यक्ति है और सूचना की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 में है शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप जो है अच्छे तरीके से शांति से सम्मेलन कर सकते हैं और संगठन कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में है शासन में भागीदारी एवं लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है। ठीक है, शासन में भागीदारी एवं लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है दोस्तों। तीसरे में चले आइए, तीसरे भाग में। तो इसमें है अनुच्छेद 22 से 27। ठीक है, इसमें क्या क्या है दोस्तों? इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। इसमें क्या है? आर्थिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 22 को देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 में क्या है? इसमें है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। क्या है? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 23 में काम और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है काम और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। अगर उन दोनों की कार्य जो है वो समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी समान ही मिलेगा दोस्तों। फिर है अनुच्छेद 24, शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में हमें क्या मिला है दोस्तों? तो समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है हमें अनुच्छेद 25 में, और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 24 में। दोस्तों ये सारे जितने भी अनुच्छेद है, ये 30 अनुच्छेद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन आप जो है इन्हें पढ़ जरूर लें एक बार। दोस्तों आगे बात करें तो अंतिम 3 अनुच्छेद उस संदर्भ को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें सभी मानव अधिकारों को उपभोग किया जाता है। ये अनुच्छेद इस प्रकार है। अंतिम 3 अनुच्छेद जो है उस संदर्भ को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें सभी मानव अधिकारों का उपयोग किया जाता है। ये अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 28। दोस्तों अनुच्छेद 28 हमसे क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण उपलब्ध कराया जाए कि हर एक को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें उपरोक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की पूर्ण सिद्धि हो सके। जिसमें उपरोक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की पूर्ण सिद्धि हो सके। दोस्तों अनुच्छेद 29 हमसे कहता है कि उपरोक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के अनुप्रयोग को अन्य लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के प्रति मानवता और सम्मान को सुनिश्चित करने तथा नैतिकता, लोक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य तक सीमित रखा जाए। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को ऐसी किसी भी गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार नहीं है जिसका लक्ष्य उपरोक्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नष्ट करना है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 30 अनुच्छेद जो कि मानव अधिकार की सार्वभौम उद्घोषणा में की गई थी, 1948 में अंगीकार किया गया था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारत में मानव अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, भारत में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। दोस्तों भारत के संविधान में मानव अधिकारों की समृद्ध विषय वस्तु शामिल है। भारत के संविधान में मानव अधिकारों की समृद्ध जो है विषय वस्तु शामिल है, जैसे प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मानव अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो भारत के संविधान में मानव अधिकारों की समृद्ध विषय वस्तु शामिल है।
प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना के 4 आदर्श जो है, प्रस्तावना के 4 आदर्श मानव अधिकारों को संवर्धन हेतु लक्षित है, जो इस प्रकार है। प्रस्तावना के 4 आदर्श जो है मानव अधिकारों के संवर्धन हेतु लक्षित है, जो इस प्रकार है। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय। दूसरा क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, पहला क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है मेरा दर्जे और अवसर की समानता। तीसरा क्या है? दर्जे और अवसर की समानता है। चौथा क्या है? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला भ्रातृत्व। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला भ्रातृत्व। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों, भारत संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और चौथे भाग अनुच्छेद 36 से 51 में क्रमशः नागरिकों के मूल अधिकार व राजनीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में है नागरिक के मूल अधिकार, और अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 का ए, 350 का बी और अनुच्छेद 341 से 42 को समाहित कर भाषागत, सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सामूहिक अधिकारों की व्यवस्था की है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 का ए और अनुच्छेद 350 का बी और अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 को समाहित कर भाषागत, सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सामूहिक अधिकारों की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाषागत, सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सामूहिक अधिकार की व्यवस्था किसमें है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में, 350 का ए में, 350 का बी में और अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में। दोस्तों, मानव अधिकार के संरक्षण का विचार तब ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आया, ठीक है, सामने आया जब 1993 में वियना कांग्रेस में आयोजित वियना सम्मेलन के बाद भारत में 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पास किया गया। ठीक है, मानव अधिकार के संरक्षण का विचार जो है तब ज़्यादा प्रभावशाली रूप में सामने आया जब 1993 में वियना कांग्रेस में आयोजित वियना सम्मेलन के बाद जो है भारत में 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, अधिनियम को पास किया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश की घोषणा जो है 1993 में ही कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश की घोषणा जो है 1993 में ही कर दी गई थी। यद्यपि मानव अधिकार आयोग कानून 14 मई 1993 को ही अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? 14 मई 1993 को। ठीक है, परंतु उस समय तक यह पास नहीं हो सका था। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश की घोषणा 1993 में ही कर दी गई थी। यद्यपि मानव अधिकार आयोग कानून 14 मई 1993 को ही अस्तित्व में आ चुका था, परंतु उस समय तक यह पास नहीं हो पाया था। दोस्तों, आगे बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण विधेयक को 1993 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 28 सितंबर 1993 से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण विधेयक को 1993 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 28 सितंबर 1993 से यह कानून जो है पूरे देश में लागू हो गया। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 के बारे में। मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 के बारे में। दोस्तों, इस कानून में 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक है, मानव अधिकार जो है संरक्षण कानून जो 1993 में आया था, तो इस कानून में क्या था? 8 अध्याय था और 43 धाराएं थी। दोस्तों, इस कानून की धारा 2 का घ में मानव अधिकार का उल्लेख करता है। ठीक है, इस कानून की धारा 2 का घ में जो है मानव अधिकारों का उल्लेख करता है या करती है।
दोस्तों इसमें प्रावधान है कि व्यक्ति के वे अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से जुड़ी है व जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है, भारत के न्यायालय द्वारा लागू हो और अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा स्थापित किया गया हो। दोस्तों इसमें प्रावधान है कि व्यक्ति के वे अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से जुड़ी है व जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई हो, भारत के न्यायालय द्वारा लागू हो और अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा स्थापित किया हुआ हो। ये कानून जो है सीमित रूप से जम्मू कश्मीर में और संपूर्ण रूप से पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इस कानून का अध्याय 2 जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान करता है। इसके अध्याय 2 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा निर्धारित आधारभूत मार्गदर्शन का पालन करता है। इसके अनुसार मानवाधिकार आयोग एक गैर सरकारी संगठन होगा और सरकारी मशीनरी से स्वतंत्र होगा। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा निर्धारित आधारभूत मार्गदर्शनों का पालन करता है। इसके अनुसार मानवाधिकार आयोग एक गैर सरकारी संगठन होगा और सरकारी मशीनरी से स्वतंत्र होगा। दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 का भाग 3 मानव अधिकार आयोग के संगठन का प्रावधान करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 का भाग 3 में जो है मानव अधिकार आयोग के संगठन का प्रावधान करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य वह होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, इनमें से वह सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य वह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होगा। ठीक है, तथा 2 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकार विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों नेक्स्ट है, इस कानून में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं महिला राष्ट्रीय आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य माना जाएगा। इस कानून में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं महिला राष्ट्रीय आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य माना जाएगा। दोस्तों धारा 6 के अनुसार कोई भी महिला या पुरुष मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने के उपरांत भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? तो यह है नई दिल्ली में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों मानव अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, परंतु वर्ष 1948 में घोषित मानव अधिकार अत्यंत व्यापक है जो राष्ट्र राज्य की, जबकि मौलिक अधिकार नागरिक होने के कारण प्राप्त होते हैं। इसलिए मानव अधिकारों की रक्षा हेतु मानव अधिकार आयोग की स्थापना 25 अक्टूबर 1993 में की गई। कब की गई? 25 अक्टूबर 1993 में की गई मानव अधिकार आयोग की स्थापना। भारत में इसकी स्थापना, ठीक है, भारत में इसकी स्थापना के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, एमनेस्टी ने भारत के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तीसरा, वर्ष 1990 के बाद पूरी दुनिया में मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल प्रदान किया गया। चौथा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोध नहीं वरन पूरक है, क्योंकि मानव अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधियों पेरिस संधि के अनुसार भारत में मानवाधिकार आयोग की स्वायत्ता पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पे पेरिस संधि से यहाँ सवाल आ जाता है कि पेरिस का घोषणा पत्र जो है कब आया था? तो 1991 में। कब आया था? 1991 में जो है पेरिस का घोषणा पत्र आया था। कब आया था? 1991 में। आइए अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये संसदीय विधि के द्वारा, ठीक है, संसदीय विधि के द्वारा 1993 में हुआ। कब हुआ? संसदीय विधि के द्वारा जो है 1993 में हुआ। यह एक
बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य सदस्य जो होता है जिनको मानव अधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी हो उन्हें ही सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त, ठीक है, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 सदस्य जो होते हैं ये उच्चतम न्यायालय के कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त जो है न्यायाधीश होते हैं अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य सदस्य जो है जिनको मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी हो उन्हें सदस्य बनाए जाते हैं। दोस्तों, इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। एक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। चौथा क्या होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य होते हैं। कितने? 4 पदेन सदस्य होते हैं जो इस प्रकार से है। कौन कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इस समिति में जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो गया, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हो गया, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति इसी समिति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो है इसी समिति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों, अगर हम कार्यकाल का बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक हो सकता है, इनमें से जो भी पहले पूरा होता है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात ये संघ सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अंतर्गत इन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है, इनमें से जो भी पहले पूरा होता है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात ये संघ सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अंतर्गत इन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा इसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक है दोस्तों, और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इन्हें हटाने के लिए देखिए, हमने तो जाना कि इसकी नियुक्ति कैसी होती है। अब इन्हें हटाने की बात करें तो इन्हें हटाने के लिए उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक है और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। दोस्तों, अध्यक्ष या कोई सदस्य, ठीक है,
अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, जो भी अध्यक्ष या जो भी सदस्य है वो अगर हटना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद जो है वो त्याग सकेगा। दोस्तों उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित हो गया कि वो कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से उसे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, उपधारा 2 के उपबंधों के आधार पर ठीक है अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अगर साबित हो जाता है कि वो कदाचार के मामले में है या फिर असमर्थता है तो उनके आधार पर जो है राष्ट्रपति उन्हें जो है उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, उनके पद से वो उन्हें हटा सकता है, हटा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये जो है इस मामले में निर्दोषी है, इस मामले में दोषी पाया गया है, तो वो सबसे पहले कहाँ भेजता है, उसको उच्चतम न्यायालय भेजता है जांच के लिए। ठीक है, वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसी के आधार पर फैसला होता है कि उसे हटाया जाए या फिर उसे रखा जाए। दोस्तों अब बात करते हैं उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य जो है दिवालिया न्यायित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगता है या मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है या विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है या किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया जाता है और कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्य की। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्य हैं? संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानव अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों मानव अधिकारों के हनन के मामले का ये जांच करता है। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार के हनन की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने कर सकता है जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाएगा। दोस्तों फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकार के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना व संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है। फिर है विभिन्न जनपद स्तर की मानव अधिकारों की समितियों के गठन की अनुशंसा करना। मानव अधिकार का कार्य सरकार की एजेंसियों की सहायता लेकर किया जाता है। दोस्तों फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा इनके हनन होने पर जांच करता है एवं आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश पर भी करता है। साथ ही मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को मुफ्त में न्याय दिलाती है तथा मानवाधिकारों के हनन पर स्वतः उपस्थित हो जाती है।